नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, आने वाला नहीं, आ चुका है। अब इस परिवर्तन के स्थायीकरण का दौर चल रहा है। तो दो बातें आप समझ लीजिए, जो ये परिवर्तन हुआ है उसकी दो मुख्य बातें। देश में दो ही राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में अंतिम सांसें गिन रही है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में लगातार लंबी छलांग लगा रही है और उसका ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप तुलना करना चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में क्या भविष्य होने वाला है, तो आपको जरा नज़र घुमानी पड़ेगी गुजरात राज्य की ओर। 1990 में पहली बार जनता दल के साथ मिली जुली सरकार भाजपा ने बनाई थी और 1995 में यानी 1995 में अकेले सरकार बना ली। 1995, 2025 30 साल हो गए। भाजपा लगातार सत्ता में है। बीच में कांग्रेस ने गड़बड़ किया था, साल भर का राष्ट्रपति शासन लगा था। भाजपा को सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई और वो स्थिति अब राष्ट्रीय स्तर पर आ गई है, बल्कि मैं कहता हूं बन गई है और ये फिर कह रहा हूं मजबूत होने की ओर बढ़ रही है। लगातार 3 लोकसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और इसके अलावा राज्यों में अगर उसकी स्थिति देखें तो अगर आप राज्य गिनना शुरू करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उसके अलावा जो है त्रिपुरा, फिर हरियाणा आ जाइए, उड़ीसा आ जाइए, फिर महाराष्ट्र आ जाइए, असम आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश आ जाइए, मणिपुर आ जाइए। हालांकि इस समय राष्ट्रपति शासन है लेकिन भाजपा का वहाँ बहुमत है, जल्दी ही वहाँ पर चुनी हुई सरकार बनने वाली है। फिर दिल्ली, सबसे लेटेस्ट जो है वो दिल्ली है जो जीता। हालांकि दिल्ली जो है केंद्र शासित क्षेत्र है एक तरह से, जिसके पास विधानसभा है, लेकिन इन राज्यों में भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में कहने को मिली जुली है, वैसे भाजपा की अकेले की ही सरकार समझिए इसको। बिहार में और आंध्र प्रदेश में वो साझा सरकार में शामिल है। आंध्र प्रदेश में बहुत जूनियर पार्टनर के रूप में और बिहार में सीनियर पार्टनर के रूप में। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके सिर्फ कुछ दशक पहले यानी 1984, 1984 में लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थी। और कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, देश के सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ये तीनों सरकारें जब भी इनके चुनाव होने वाले हैं, 28 में कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, 27 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा, उसके अलावा जो है 28 में ही तेलंगाना में चुनाव होगा। कांग्रेस की सरकार रहेगी, इसकी गारंटी कांग्रेस के लोग भी देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत जूनियर पार्टनर के रूप में तमिलनाडु और झारखंड में सरकार में शामिल है। तमिलनाडु में शायद उसका कोई मंत्री नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं कोई मंत्री है या नहीं, लेकिन वो गठबंधन में शामिल है। झारखंड में उसका मंत्री है। अब आप इससे जो है पूरी राजनीति का अंदाज़ा लगाइए। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर जो बाकी क्षेत्रीय दल बचते हैं उनकी सरकारें कहाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। तो भारतीय राजनीति का स्वरूप क्या था? कांग्रेस पार्टी एक दलीय शासन के रूप में काम कर रही थी। एक दलीय शासन की राजनीति थी कांग्रेस पार्टी की आज़ादी के बाद से। 1952 के पहले चुनाव से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आए, देखिए कई घटनाक्रम जो है अदलते बदलते रहे। अगर आप याद करें तो 1967 में कांग्रेस पहली बार इतनी कमज़ोर हुई 1952 के बाद। उस समय उसका स्थान लेने वाली कोई पार्टी ही नहीं थी। 2 पार्टियां थी जो ऐसा कर सकती थी, एक जनसंघ थी और दूसरी स्वतंत्र पार्टी। दोनों अपना भौगोलिक और सामाजिक विस्तार नहीं कर पाई। तो कांग्रेस गिर तो रही थी लेकिन उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को फायदा मिल जाता था। 67 में कमज़ोर हुई, 69 में और कमज़ोर हुई और पार्टी टूट गई।
11-12 राज्यों में समवित सरकार यानी संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, कांग्रेस से टूटे हुए लोग और विपक्षी दलों की मिलीजुली सरकार बनी। वो सबसे अच्छा समय था किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के उभरने का, कांग्रेस को रिप्लेस करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस जितनी तेजी से गिर रही थी, कोई दूसरी वैकल्पिक पार्टी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के विकास का ठहराव आ गया था, लेकिन ये ठहराव का सिलसिला लंबे समय तक नहीं चला। 1977 में सारे विपक्षी दल मिले और कांग्रेस को पहली बार केंद्र में सत्ता से हटा दिया। अब जनता पार्टी अगर बनी रहती तो वो एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बनती जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती थी, लेकिन पार्टी टूट गई, सरकार भी गिर गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 1980 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की फिर से वापसी हो गई। लेकिन ये वापसी और उसकी जो ताकत थी वो कितनी क्षणभंगुर थी, इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1983 आते आते इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गई, सरकार उनकी अलोकप्रिय हो गई। अगर वो जीवित रहती, उनकी हत्या ना हुई होती, तो अगला चुनाव लोकसभा का वो हार जाती, इसमें कोई किसी को आश्चर्य नहीं होता। और उस समय विकल्प के रूप में एक नेता उभर रहा था जिनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जनता पार्टी का विस्तार कर रहे थे, पूरे देश की पदयात्रा पर निकले थे और उसके कारण जो है उनकी पार्टी को और उनको बड़ा समर्थन मिल रहा था। लेकिन दो घटनाएं या दुर्घटनाएं, आप जो भी कहें, हो गई। पहली ये हुई कि उनकी यात्रा जिस दिन दिल्ली पहुंची, जब पूरे देश के मीडिया में उसकी खबर होती, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे, उससे एक रात पहले दूसरे दिन के अखबारों में जो लीड बनी, जो प्रमुख खबर बनी, वो राकेश शर्मा की इंदिरा गांधी से जो बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब इंदिरा गांधी ने पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा लगता है, वो घटना हुई। और उसके बाद, ये 1983 की बात है, और उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश की राजनीति एक बार फिर बदल गई, सहानुभूति की लहर चली और उस लहर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। 414 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया, इतनी सीटें आज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये जो बीच बीच में उभार हुआ, वो क्षणभंगुर था, वो स्थायी नहीं था, ये बार बार साबित होता रहा। 1986 आते आते, 1986 आते आते राजीव गांधी मिस्टर क्लीन से भ्रष्टाचारी हो गए। बोफोर्स का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके आधार पर आंदोलन खड़ा हो गया। वीपी सिंह निकले कांग्रेस पार्टी से और नेता बन गए, विपक्षी दल मिल गए, जनता दल बन गया। 1989 में सरकार बन गई और उस सरकार को समर्थन दिया बीजेपी और बाहर से लेफ्ट पार्टीज ने, लेकिन वो सरकार भी नहीं चल पाई, पार्टी टूटी और सरकार भी गिर गई। 1991 ये मौका था बीजेपी के लिए लंबी छलांग लगाने का, कांग्रेस की जगह लेने का, लेकिन वो 120-121 सीटों तक सीमित हो गई। ब्रिटेन के अखबार गार्जियन में एडिटोरियल छपा, उसमें लिखा गया कि विनर कम्स सेकेंड, बीजेपी के लिए कहा गया। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर भी कांग्रेस ही बनी थी और कांग्रेस की जो जोड़ तोड़ से और फिर उसके बाद सांसदों की खरीद फरोख्त से सरकार बनी पीवी नरसिम्हा राव की, चली 5 साल। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड जो है वो भारत के जनतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है, जहां सांसदों को खरीदकर सरकार का बहुमत जुटाया गया और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक साबित हुई, वहां मामला गया। दरअसल हो ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वृद्धि जो है, उसका जो विकास है, वो इंक्रीमेंटल हो रहा था। फिर वो 160-61 सीटों पर पहुंची, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई, 13 दिन की सरकार भी बन गई, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कोई समर्थन के लिए नहीं आया, समता पार्टी और अकाली दल और शिवसेना के अलावा। तो इसलिए सरकार 13 दिन में गिर गई और फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। दो सरकार कांग्रेस के समर्थन से, पहले एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार गिरा दी कांग्रेस ने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद 1998 में फिर से भारतीय जनता पार्टी
थोड़ा और बढ़ी, 182 सीटों पर गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और इस बार उसको जो है साथी दल मिल गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने गठबंधन के, लेकिन जयललिता ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। 99 में फिर चुनाव हुए, फिर 183 सीटें आई बीजेपी की और उसकी सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2004 में भाजपा और उसके समर्थक दल यानी एनडीए सत्ता से बाहर हो गए और वो मैं मानता हूँ कि वो भारत के चुनावी इतिहास का एक एक्सीडेंटल इलेक्शन था, जहाँ मतदाता ने नहीं तय किया कि सरकार किसकी बनेगी, जहाँ भाजपा की गलत रणनीति और चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सही रणनीति, इसने तय किया कि सरकार किसकी बनेगी। वैसे तो 2004 में भाजपा की हार के बहुत सारे कारण हैं, उन पर कई वीडियो बना चुका हूँ, विस्तार से बता चुका हूँ। लेकिन अगर सिर्फ एक बात कहनी हो, तमिलनाडु में डीएमके से नाता तोड़कर फिर से एआईएडीएमके के साथ जाना भाजपा की सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ ये एक कदम न उठाती बीजेपी तो 2004 में भी उसकी सरकार बनती। भाजपा और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का अंतर 2004 में सिर्फ 6 का था, 137 और 143। तो छोटी सी गलती, उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये 2004 के नतीजे ने बताया और 2004 की चुनावी रणनीति ने बताया। बात इसकी नहीं है कि भाजपा सत्ता में नहीं आई, बात इसकी भी नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आ गई, बात इसकी है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने क्या किया। देश का सर्वाधिक सत्यानाश अगर हुआ तो इसी 10 साल के पीरियड में भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया और देश को हिंदू विरोधी बनाने के लिए और हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जितना प्रयास इन 10 सालों में हुआ, उतना प्रयास पिछले 77 सालों में, या 10 निकाल दें तो 67 सालों में कभी नहीं हुआ। लेकिन जनता ये सब देख रही थी और समझ रही थी। कांग्रेस के 10 साल से उसको समझ में आ गया कि कांग्रेस देश को कहाँ ले जाना चाहती है। उसे इंतज़ार था एक नेता का जिसमें इच्छा शक्ति हो और जिस पर जनता को भरोसा हो सके कि ये सही दिशा में ले जाएगा देश में। ऐसे में सामने आए नरेंद्र मोदी 2014 में और वो प्रधानमंत्री बन गए। आप पूरी राजनीति को देखें 77 साल की, तो देश में सफलता ज़्यादा मिलती रही है वंशवादी पार्टियों की, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को, और राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है, जो वंशवादी पार्टियां थी, वो बढ़ती रही। विचारधारा पर आधारित सीपीएम, सीपीआई और उसके साथी दल, उनका हाल देखिए कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल के आगे वो कहीं अपना विस्तार नहीं कर पाए। सिर्फ पश्चिम बंगाल में 34 साल तक लगातार सीपीएम और उसके साथी दल सत्ता में रहे, केरल में आते जाते रहे, त्रिपुरा में भी यही हाल रहा। हालांकि त्रिपुरा में थोड़ा लंबा कार्यकाल भी रहा, 15 साल का भी रहा, और धीरे धीरे वो पश्चिम बंगाल से गए। कब गए? 2011 में। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की। आज हालत ये है कि जहां 34 साल सत्ता में रहे, वहां असेंबली में उनका एक भी सदस्य नहीं है। त्रिपुरा से लगातार 2 चुनाव हार चुकी है सीपीएम। केरल में सत्ता में है, इस बार लौट पाएगी कि नहीं कहना मुश्किल है। बीजेपी की मुश्किल ये रही कि वो कांग्रेस से तो लड़ ले रही थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों से लड़ना उसके लिए कठिन हो रहा था। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको भी बदल दिया। अब भाजपा क्षेत्रीय दलों से न केवल लड़ रही है, बल्कि बहुत सी जगहों पर जीत भी रही है। तो भाजपा का जो ये विस्तार है, ये कहीं से रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से जो लोग भविष्य की राजनीति की जो है गणना करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, वो गलत साबित होंगे। मैं इसकी तुलना गुजरात विधानसभा के 2017 के विधानसभा चुनाव से करता हूँ। 1990-95 से भाजपा लगातार सत्ता में है। उसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस रही 2017 के विधानसभा चुनाव में, जब मौका था कांग्रेस पार्टी को कि वो सत्ता से बाहर कर दे भाजपा को, नहीं कर पाई।
2024 में फिर कांग्रेस और उसके साथी दलों के पास मौका था भाजपा को सत्ता से बाहर करने का। तो भाजपा गिरी तो 2024 में, लेकिन कांग्रेस उतना उठ नहीं पाई, मतलब पासा पलट चुका था। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में पहले हो रहा था, जिस भूमिका में कांग्रेस थी उसमें भाजपा आ गई, जिसमें भाजपा थी उसमें कांग्रेस आ गई। अब बीजेपी घटे भी तो कांग्रेस उस मात्रा में बढ़ने की हालत में नहीं है। तो उसके पास न तो नेतृत्व है, न नीति है, और न ही संगठन बचा है। 2029 के चुनाव में क्या होगा, इसके लिए फिर गुजरात लौट कर चलिए। 2017 में बीजेपी की मुश्किल से सरकार बनी, लेकिन 2022 में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी बड़ी जीत किसी की हुई ही नहीं, बीजेपी की तो छोड़ दीजिए। यही 2029 में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में गुजरात ने जो 2022 के विधानसभा चुनाव में किया, देश का मतदाता 2029 के चुनाव में बीजेपी के साथ वही करने जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में उसको सीटें मिलेंगी जो अभी तक कभी मिली नहीं है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कहीं से बढ़ती हुई, बल्कि मैं कह रहा हूँ जहाँ गिरी हुई है गड्ढे में, उस गड्ढे से बाहर आती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि गड्ढा और गहरा होता जा रहा है कांग्रेस के लिए। जिस तरह की नीतियाँ, जिस तरह के वक्तव्य कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, खास तौर से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। देखिए, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर आप विरोध कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसा स्टैंड ले लें, ऐसा रुख अपना लें जो देश के विरोधियों का रुख हो, उनका स्टैंड हो, तो समझिए कि आप अपने लिए गहरी खाई में कूदने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो जिस तरह से गुजरात में पिछले 30 साल से लगातार भाजपा सत्ता में है, मेरा मानना है कि केंद्रीय स्तर पर बीजेपी 30 साल से भी ज़्यादा तक अगर सत्ता में बनी रहे तो कोई आश्चर्य नहीं। केंद्र की सरकार से भाजपा के हटने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक, बीजेपी जिस तरह से अपना भौगोलिक और सामाजिक विस्तार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भौगोलिक और सामाजिक आधार पर संकुचित होती जा रही है। तो ये गैप और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अगर कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही होती तो शायद मुकाबला नज़दीकी होता। ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा है, इससे शायद आपको लग सकता है कि ये मुकाबला नज़दीकी था, लेकिन ये मुकाबला नज़दीकी नहीं था। 2029 साबित करेगा कि फासला कितना ज़्यादा है और अंतर कितना बड़ा है। तो देश की राजनीति एक दलीय राजनीति की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति का एकमात्र ध्रुव बनती हुई दिखाई दे रही है, लगभग बन गई है। इसके स्थायी होने का बस इंतज़ार है, और इसका स्थायी होना 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें जो परिवर्तन होने वाला है, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इसको स्थायित्व देगा, और उसी का असर आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में तकनीकी रूप से भले बनी रहे, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से उसका अंतिम समय आ चुका है, और भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति के शीर्ष पर विराजमान रहने के लिए तैयार है, और लंबे समय तक बनी रहने के लिए तैयार। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।